Let's try somsa. This is Mastawa. उलुगबेग ऑब्जर्वेटरी के जो सेक्सटेंट है वो उलुगबेग के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा सेक्सटेंट हुआ करता था। रेडियस है 40.04 मीटर और यहाँ से समरकंद का एक बहुत अच्छा व्यू दिखता है। गुड मॉर्निंग। आज समरकंद में हमारा सेकंड डे है और सुबह के बज रहे हैं 8:45। अभी हम निकले हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर हम जाएंगे उलुगबेग ऑब्जर्वेटरी। वेदर बहुत ही अच्छा है आज। टेम्परेचर 30-32 के आसपास, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। चलिए देखते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं। कल इस तरफ ही दुकान दिख रहा था। आज ब्रेकफास्ट पे क्या ट्राई करेंगे हम लोग? बताओ क्या ट्राई करना है? समोसा से करें? समोसा देखते हैं, चलो कहाँ समोसा मिलता है आगे। चलते हुए एक समोसा का दुकान मिल गया तो यहाँ हम समोसा ट्राई किए हैं, समोसा ट्राई करने वाले हैं और चाय ऑर्डर। ये देखिए यहाँ चाय कैसे कप में पिया जाता है। इस तरह के कप्स होते हैं, पोर्सलिन, और ऐसे केटली में चाय देते हैं। बिना शक्कर के, या मोस्टली बिना शक्कर के पीते हैं और शक्कर पूछ लेते हैं कि यूनिट शुगर। हमारा समोसा भी आ गया है। थैंक यू। ये समोसा क्रिस्पी है, ऊपर के लेयर तंदूर में बेक किया जाता है और ऊपर में सिजमी सीड है, तिल जिसको बोलते हैं। इसके अंदर मोस्टली डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफिंग्स होते हैं। जैसे ये मीट समोसा ऑर्डर किया है हमने तो इसके अंदर मीट की स्टफिंग है। पोटैटो समोसा भी मिलते हैं पोटैटो की स्टफिंग के साथ। लेट्स ट्राई समोसा, द फेमस फूड ऑफ उज़्बेकिस्तान। अंदर मीट का टेक्सचर दिखा देता हूँ आप लोगों को। कुछ ऐसे मीट और अनियन की स्टफिंग रहता है। समोसा खा लिया हमने तो अभी यंडेक्स गो के लिए रिक्वेस्ट किया है। यंडेक्स गो कैब आने वाला है 2-3 मिनट में, तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि समोसा कितने तरह का बनता है। एक तो हमने जो खाया है वो मीट समोसा था, और एक समोसा होता है उसके ऊपर जो है शुगर के लेयर डालते हैं, उसको बोला जाता है साखरीन समोसा। और एक होता है जो टोमेटो के साथ खाया जाता है तो उसको बोला जाता है तुमची समोसा। तो इस तरह के बहुत सारे समोसा बनते हैं। कैब आ गया है हमारा। यंडेक्स क्या है मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जो उबर एप्लीकेशन होता है ना हमारे वहाँ, उबर, ओला, इस तरह यहाँ उज़्बेकिस्तान में यंडेक्स गो करके एक एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ यंडेक्स कैब बहुत पॉपुलर है और सस्ता भी है। सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैंने 2 माइल मतलब वही 3 किलोमीटर के लिए कैब बुक किया तो मुझे पड़ा 12,500 मतलब 80 रुपीज़ के अराउंड। हम पहुंच गए हैं उलुगबेग ऑब्जर्वेटरी। चलिए, यहाँ सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ के जाना होता है। नीचे एक सुवेनिर शॉप है इसके जस्ट सीढ़ी के पास ही, तो वहाँ गए थे हम लोग। क्या ट्राई कर रहे थे तुम? उज़्बेक ड्रेस, मतलब वो जो जैकेट, लॉन्ग जैकेट रहता है। हाँ। तो उसका ही उन्होंने प्राइस बताया 1,50,000। नहीं 1,50,000 नहीं, वो तो 3 लाख बताया ना। ओके सॉरी, हाँ 3 लाख। 1,50,000 वो वाज फॉर दैट कप का बताया। हाँ, टूरिस्ट प्लेस के पास जो सुवेनिर शॉप्स वगैरह होते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं, वहाँ से नहीं लेना ही बेटर है। बार्गेनिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि बार्गेनिंग नहीं करते, यहाँ बार्गेनिंग चलता है। तो हम चढ़ गए हैं उलुगबेग ऑब्जर्वेटरी। यही है वो ऑब्जर्वेटरी। उलुगबेग ऑब्जर्वेटरी की टिकट प्राइस है 50,000 सोम पर पर्सन, मतलब कुछ 300 से 350 रुपया। तो दोनों टिकट के 700 रुपया पड़े, 1 लाख सोम। तो
उलुगबेक ऑब्जर्वेटरी के एक म्यूज़ियम है, अभी म्यूज़ियम गए थे तो इसके अंदर एक आर्मिलरी स्फीयर रखा हुआ है जो उलुगबेक के टाइम यानी 15th सेंचुरी, अर्ली 15th सेंचुरी में बनाया गया था। आर्मिलरी स्फीयर was used to calculate the celestial coordinates, जो प्लैनेट के कोऑर्डिनेट होते हैं, सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए उन दिनों में अर्ली 15th सेंचुरी में ये उलुगबेक ने बनाए थे। यार सोच सकते हैं गैलीलियो से भी पहले, गैलीलियो वाज फ्रॉम 16th सेंचुरी, 1542 1550, गैलीलियो से भी पहले उलुगबेक ने ये आर्मिलरी स्फीयर बनाए थे। म्यूज़ियम के लिए एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, नज़र नाम की एप्लीकेशन है, ये आपको एंड्रॉयड में मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन से फ़ायदा यही होगा कि तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जहाँ जहाँ पे एयर साइन है उसको स्कैन करेंगे ना तो वो आपको ऑडियो लैंग्वेज में आपको बता देंगे पूरे उसके बारे में। डिस्क्रिप्शन 3 लैंग्वेज में दिए गए हैं, उज़्बेक, इंग्लिश एंड देयर इज़ अनदर लैंग्वेज आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज। तो अभी मैं जाऊँगा सेक्सटेंट की तरफ जो उलुगबेक ने बनाए थे। सेक्सटेंट वाज यूज्ड टू मेज़र द एंगल ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द हॉराइजन। तो अभी हम म्यूज़ियम के वहाँ से निकल रहे थे, एक अमेरिकन बंदा मिल गया बहुत एजेड थे, हमें पकड़ लिए, कहते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, विच प्लेस ऑफ इंडिया। तो कहते हैं मैं हैदराबाद से हूँ। कहते हैं हैदराबाद, ओह द सिटी ऑफ निज़ाम। तो उन्होंने फिर बोलने लगे, तो वो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ भुवनेश्वर में पढ़ाई किए थे, तो इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ, सलारजंग म्यूज़ियम के बारे में पूछ रहे थे। Is it still there? That means he knows about it. And और वो पर्टिकुलरली क्लॉक रूम के बारे में पूछ रहे थे जो सलारजंग म्यूज़ियम के सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। बड़ा अट्रैक्शन है, करेक्ट। उलुगबेक ऑब्जर्वेटरी के जो सेक्सटेंट है वो उलुगबेक के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा सेक्सटेंट हुआ करता था। इसके अंदर सेक्सटेंट है, आप देखोगे तो एक नैरो सी पाथ नीचे जा रही है, रेडियस है 40.04 मीटर और उसके दोनों साइड में मार्किंग्स है। वही स्केल था जिससे वो लोग मेजरमेंट्स लेते थे। उलुगबेक के ऑनर में चांद का एक क्रेटर, जो चांद के क्रेटर होते हैं ना, गड्ढे, बेसिकली एक क्रेटर का नाम दिया गया था उलुगबेक क्रेटर। तो 15th सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमी कितना डेवलप था सेंट्रल एशिया में। फिर यहाँ से उज़्बेकिस्तान से एस्ट्रोनॉमी का चर्चा शुरू हुआ चाइना में, एंड देन चाइना से यूरोप में गया। यूरोप में तो बहुत बाद में गया, उससे पहले जो है सेंट्रल एशिया में एस्ट्रोनॉमी का चर्चा शुरू हुआ। और मदरसा में सिर्फ ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ एक सिंगल चीज़ को लेके, एक ही अंडर द सेम रूफ मैथमेटिक्स को लेके पढ़ाई होती थी, एस्ट्रोनॉमी को लेके होता था। उसके बाद उनको आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में भी बहुत नॉलेज था। और तो मिर्ज़ा उलुगबेक के मदरसे में जो लोग पढ़ते थे, जो बच्चे लोग पढ़ते थे, तो उनको तनख्वाह दी जाती थी, तनख्वाह दी जाती थी और उसको बोलते थे उलूफा। यहाँ मिर्ज़ा उलुगबेक का एक स्टैचू है, बहुत बड़ा सा स्टैचू बनाया हुआ है। नीचे लिखा है मिर्ज़ा उलुगबेक फ्रॉम 1394 टू 1449। उलुगबेक तिमूर के ग्रैंडसन थे, लेकिन वो एक नॉर्मल रूलर जैसे नहीं थे। उलुगबेक का इंटरेस्ट था साइंस, एस्ट्रोनॉमी और एजुकेशन में। उनकी ऑब्जर्वेटरी से उन्होंने हजारों से भी ज्यादा सितारों की एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट की थी, वो भी बिना टेलीस्कोप के। उलुगबेक ने दिखाया कि सेंट्रल एशिया सिर्फ आर्ट और कल्चर का ही नहीं, साइंस का भी एक पावर हाउस रहा है। अब हम निकल रहे हैं उलुगबेक ऑब्जर्वेटरी से और सीधा जा रहे हैं हजरत खिज़िर मस्जिद की तरफ। मस्जिद का डिजाइन सिंपल है, लेकिन ट्रेडिशनल उज़्बेक स्टाइल का टच है। बाहर से रेड ब्रिक डोम और इनसाइड में व्हाइट एंड ग्रीन टोन्स का पीसफुल सेटअप मिलता है। शाही जिंदा जाने से पहले मैं आया हूँ हजरत खिज़िर मॉस्क। ये मॉस्क पहले बनाया गया था 8th सेंचुरी में, सबसे पहले 8th सेंचुरी में बनाया गया था। तो 13th सेंचुरी में मंगोलियन वाले इस मॉस्क को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर 19th सेंचुरी, मिड ऑफ 19th सेंचुरी इस मॉस्क को रिबिल्ड किया जाता है। हज़रत खिज़िर मॉस्क कैसे नाम हुआ, क्या इसके पीछे रीज़न है, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट खिज़िर अलैहिस्सलाम से भी इनका मतलब इस मस्जिद का ताल्लुकात है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इस मस्जिद का क्या एग्जैक्ट हिस्ट्री है। तो मस्जिद की जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर में तीनों का काम है। जैसे ये वुडन वर्क है, ये पिलर जो है लकड़ी का बना हुआ है और इसमें वुडन डिज़ाइन है। एंड देन वुड के बाद आता हूँ पत्थर पे। ये जो डिज़ाइन है, दिस डिज़ाइन ये कंक्रीट का है, ये पत्थर का नहीं है। दूर से देख के लगता है कि ये पत्थर का है, पर ये पत्थर का नहीं है, ये कंक्रीट पे डिज़ाइन किया गया है। ये लकड़ी का है और पत्थर है
पत्थर का डिज़ाइन भी दिखाता हूँ। ये जो बेस बना हुआ है, ये बेस है पत्थर का, मार्बल, और इसके ऊपर कंक्रीट है। तो 3 तरह के डिज़ाइन इस बिल्डिंग में देखने को मिलता है और ये बनाया गया था 1844, 19th सेंचुरी में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। मॉस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मौजोलियम है जो कि उज़्बेकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट इस्लाम करीमोव का मौजोलियम है। ये वही मौजोलियम है जिसके अंदर कब्र है और ये मौजोलियम बनाया गया था 2018 में। तो उस टाइम मौजोलियम बनाते टाइम बहुत हल्ला हुआ था। हल्ला इसीलिए हुआ था क्योंकि ये एरिया जो है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है और यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर एक ऐसे मौजोलियम बनाने का इजाज़त नहीं था उस टाइम। तो बहुत मुश्किल से ये मौजोलियम बनाया गया था और मौजोलियम बनाने के लिए पूरे दुनिया से बहुत सारे कारीगरों को बुलाया गया था। उसमें से इंडियन कारीगर्स भी थे। उन आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ये मौजोलियम खड़े करने में। मस्जिद एक छोटी सी हिल पे बनी है। जैसे ही ऊपर चढ़ते हो पूरा समरकंद एक फ्रेम में आ जाता है और यहाँ से समरकंद का एक बहुत अच्छा व्यू दिखता है। ये व्यू सनराइज या सनसेट में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। हज़रत खिज़िर मॉस्क कॉम्प्लेक्स से निकल के मैं आ गया हूँ साखी ज़िंदा। हज़रत खिज़िर मॉस्क से साखी ज़िंदा का डिस्टेंस है 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। बाई फुट आप आ सकते हैं आराम से। साखी ज़िंदा मौजोलियम एंट्रेंस के सामने ही एक हम्माम है। हम्माम यानी बाथरूम, जो 15th सेंचुरी में बनाया गया था। ये उस टाइम के सेंट्रल एशियन हम्माम हुआ करता था। ये बस मेन एंट्रेंस के सामने ही है। ये जो मेन एंट्रेंस है शाही ज़िंदा का, उसके सामने ही है। शाही ज़िंदा का हिस्ट्री एक्चुअली बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। ये हज़ारों साल के इतिहास को, हज़ारों साल के हिस्ट्री को जो है एक बांध के रखता है। शाही ज़िंदा बनाया गया था 11th and 12th सेंचुरीज़ में। तो शाही ज़िंदा में कुसम इब्न अब्बास जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, वो जब इस्लाम को यहाँ प्रीच करने के लिए आए थे उज़्बेकिस्तान में, तो उनका कत्ल किया गया था 676 AD में, 676 सन। तो उन्हीं के जो है ये मकबरा। फिर जब तैमूर आए तो तैमूर ने इस पूरे एरिया को रिकंस्ट्रक्ट करवा के 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किए। शाही ज़िंदा कॉम्प्लेक्स 3 अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हुआ था। पहला स्टेज 11th-12th सेंचुरी का है, जहां प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न कुसम इब्न अब्बास का मकबरा। शाही ज़िंदा कॉम्प्लेक्स का सबसे पुराना और सबसे मायने रखता मकबरा है हज़रत कुसम इब्न अब्बास का। यही उनका मकबरा है जिसे लोग जिंदा शाह कहते हैं, मतलब जिंदा वली। लोग मानते हैं कि वो यहाँ शहीद हुए लेकिन किसी चमत्कार से जिंदा है। इसी वजह से इस जगह का नाम हुआ शाही जिंदा। उनका मकबरा कॉम्प्लेक्स के एंड में है। एक नैरो पाथ के बाद एक पीसफुल रूम मिलता है जहाँ लोग आज भी दुआ मांगने जाते हैं। मकबरे के अंदर का डेकोरेशन सिंपल है लेकिन माहौल बहुत स्पिरिचुअल लगता है। दूसरा स्टेज 14th-15th सेंचुरी का है, जब तैमूर और उसकी फैमिली ने यहाँ बहुत सारे खूबसूरत मकबरे बनवाए। तैमूर के फैमिली मेंबर्स, जनरल्स और इम्पोर्टेंट लोगों के सब मकबरे एक नैरो वॉकवे के दोनों साइड में बने हैं। टर्कोइज टाइल्स, ब्लू डोम्स और रॉयल टॉम्स इस स्टेज का हाईलाइट है। तीसरा स्टेज में बाद के राजाओं ने छोटी मोटी एडिशंस की और सोवियत टाइम में पुराने स्ट्रक्चर्स की रेस्टोरेशन भी हुई। आज जो शाही जिंदा दिखता है वो इन तीनों स्टेज का मिक्स है, हिस्ट्री और फेथ का एक साथ मिलना। समरकंद का रियल सोल फील करना है तो शाही जिंदा को मिस मत करना। ये शहर उज़्बेकिस्तान का एक हिस्टोरिकल जेम है, लेकिन सिर्फ मॉन्यूमेंट्स ही नहीं, सिटी का ओवरऑल वाइब भी बहुत ही शांत और क्लीन है। रोड्स काफी वाइड और क्लीन होते हैं, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होता है, तो आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको रोड साइड छोटी छोटी सुवेनियर शॉप्स भी मिल जाएंगी जहां लोकल लोग ट्रेडिशनल आइटम्स बेचते हैं। शाही जिंदा का टूर तो जबरदस्त था। गर्मी में लिटरली हम लोग तप चुके थे। थोड़ी दूर चलते ही हमें एक इस्तिकलाल कैफे दिख गई। लंच के लिए हम आ गए हैं एक प्यारा सा प्लेस, इस्तिकलाल कैफे। अमीर तैमूर स्ट्रीट में ही है। इसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। एम्बियंस एक बार दिखा देता हूँ सबको। ये देखिए, ये इसका एम्बियंस है। बाहर कुछ यहाँ पे कुर्सियाँ लगे हुए हैं और जहाँ पे हम बैठे हैं ये प्रॉपर बैठने की गद्दी दिया हुआ है। ठीक है, ये गद्दी है बैठने की। यहाँ 2-3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फिर तकिया भी है,
ये देखिए तकिया रखा हुआ है, गद्दी तकिया लेके, मेरे पीछे भी एक है, गद्दी तकिया लेके बैठ सकते हैं। एंड देन टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यहाँ वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है। ऊपर देखिए वाटर स्प्रिंकलर लगा हुआ है, म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे कुछ उज़्बेक लेडी बैठी हुई है। यहाँ बहुत सारे लोग खा रहे हैं। हमने लाखमन ऑर्डर किया, लाखमन जो कि बहुत ही फेमस है समरकंद में, तो पहली बार लाखमन ट्राई करने जा रहा हूँ। और उसके साथ यहाँ आके पता चला एक मस्तवा करके होता है, राइट? मस्तवा, मस्तवा इज लाइक मतलब उसमें पुलाव भी है, इट इज सूपी पुलाव। सूपी पुलाव मतलब उसमें एक्चुअली राइस है, थोड़ा क्या बोलते हैं बीफ है, मीट है एंड कुछ वेजिटेबल्स है। तो जो वेटर था उसने बताया कि ये सूपी पुलाव काइंड ऑफ है, तो हमें इंटरेस्टिंग सा लगा। एक लकमन है और एक मस्तवा है और हमने एक योगर्ट ऑर्डर किया है। योगर्ट तो कुछ मैंगो ड्रिंक चाहिए था हमें, बट मैंगो ड्रिंक अभी अवेलेबल नहीं है, कहते हैं कि वो अगस्त में आएगा, तो हमने कहा चलो योगर्ट ट्राई कर लेते हैं। योगर्ट और नॉन तो ऑब्वियस है, नॉन तो आना ही आना है। तो हमारा खाना आ चुका है। तो दिस इज नूडल्स, दिस इज द लाखमन Yeah, like my. and this is the mastawa Is that the bread? and this is bread naan. This is the fresh salad. All right, Not for you. Just introducing. all right. Thank you. तो सलाद दे के गए थे, हमें लगा कि सलाद भी दे रहे हैं ये। हमने ऑर्डर तो किया नहीं था, मैं बोलने ही वाला था, उससे पहले बोल दिया कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू। दिस इज मस्तवा। मस्तवा ट्राई करने जा रहा हूँ और मस्तवा नान के साथ खाया जाता है। नान ले लिया मैंने एंड लिटिल बिट ऑफ मस्तावा सूप। इसमें टमाटो का फ्लेवर है, गाजर का फ्लेवर आ रहा है एंड चीज़ भी है। पार्सली दिया गया है, पार्सली इसके टेस्ट को एनहेंस कर दिया है। पहले ऐसे ही ट्राई करके देखता हूँ एक बार। शानदार है। इसमें शायद वो फैट भी यूज़ हुआ होगा, क्योंकि फैट मुझे ऐसा लग रहा है कि फैट हो सकता है, ऑयल की जगह वो फैट यूज़ किया होगा। मस्तवा ज़बरदस्त लग रहा है। मस्तवा तो माशाल्लाह है। मस्तवा में जो एक्चुअली ग्राउंड बीफ है ना, मिन्स्ड बीफ, तो वो इसका टेस्ट बढ़ा दिया है। वेजिटेबल के साथ बीफ मिक्स करने से क्या होता है कि आपका जो फैट है, बीफ का फैट इसमें आ जाता है शोरबा में, और ये इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। और ये ऑयल इसमें मतलब नहीं के बराबर ही है। वही तो कह रहा हूँ कि मोस्टली बीफ फैट ही यूज़ किया होगा। बीफ फैट में जितना ऑयल है उतना ही ऑयल है, अलग से कुछ ऑयल आई डोंट थिंक इसमें इस्तेमाल किए होंगे ये लोग। उस वजह से हमने ये योगर्ट ड्रिंक मंगाया। हम तो मतलब पहले शरबत मंगा रहे थे, तो उन्होंने कहा शरबत अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा कि ये योगर्ट ड्रिंक ट्राई करते हैं। योगर्ट ड्रिंक कभी हमने समरकंद में ट्राई नहीं किया, मतलब उज़्बेकिस्तान में। फ्रिज ड्रिंक यहाँ भी बोल रहा था, तो हमने उनको कहा ठीक है कल ट्राई कर लिया, तो आज ये योगर्ट ट्राई करते हैं। योगर्ट में भी पार्सली दिया हुआ है, घोल जैसा है, जैसे अपने वहाँ घोल होता है, काइंड ऑफ घोल जैसा ही है। घोल जैसे इतने मसाले नहीं डाले गए, प्लेन घोल। Awesome. घोल, दिस इज घोल। बट इसमें मसाला या फिर मतलब बहुत ही प्लेन बट बहुत ही टेस्टी है। घोल है। अच्छा ऑर्डर किया हमने, नान के साथ जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कहीं नींद ना आ जाए, हम यहीं सो ना जाए। अभी और भी बहुत सारे कवर नहीं, नींद नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद हमें बीबी खानों मॉस जाना है, ठीक है, और भी जगह जाने हैं, तो नींद नहीं आएगी। अभी तक हमने मस्तवा ही ख़त्म नहीं कर पाया, लगभग पूरा बचा हुआ है, और नान भी है। बहुत अच्छा लगा लेकिन
उज़्बेक फूड में फिर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन है, करेक्ट। ऐसा मुझे लगता है। कल हमने खाया था ससलिक, करेक्ट। कल रात को ससलिक खाया था, लैम ससलिक, बीफ ससलिक। आज यहाँ भी ससलिक मिल रहा था, ससलिक कबाब वगैरह मिल रहा था, लेकिन हमने लिया नहीं क्योंकि कल तो ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। और यहाँ पुलाव भी मिल रहा था, बट हमने सोचा, जब हमने पूछा कि ये क्या है, उन्होंने बताया कि पुलाव का ही लिक्विड वर्जन है या फिर ग्रेवी है इसमें। नूडल्स मुझे लगता है कि उज़्बेक फूड में चाइना से आया होगा, क्योंकि चाइना बहुत पास है और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उज़्बेकिस्तान में। नूडल्स के साथ पार्सली और वो फैट ज़बरदस्त लग रहा है। लगमन इज़ नो डाउट सुपर डिलीशियस डिश। देखने में भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा है। एक चीज़ है कि ये ऑयल यूज़ नहीं करते हैं ना, तो इससे क्या हो रहा है, खा रहे हैं, क्वांटिटी में खा रहे हैं, बट फिर भी बॉडी को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हाँ सब फिल हो गए, स्टफ नहीं लगता है। तो वो इस वजह से है क्योंकि ये मसाला और ऑयल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। लिमिटेड मसाला, लिमिटेड ऑयल। ऑयल तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऑयल है, फैट ही लग रहा है, बीफ फैट। क्या लगता है तुमको? ये फैट ही है। और ये थिक नूडल्स है ना, थिक नूडल्स है, मोटा नूडल्स है ये। उज़्बेकिस्तान में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कितना है वो हमें पता चल गया था ताशकंद में ही। ताशकंद में हर जगह 3 लैंग्वेज में लिखा होता है, उज़्बेक, चाइनीज़, रशियन, कहीं कहीं इंग्लिश, मोस्टली उज़्बेक, चाइनीज़ और रशियन। हो सकता है कि चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हो उज़्बेकिस्तान पे। चाइना ये भी हो सकता है कि चेंगिस खां बहुत बार हमला की है उज़्बेकिस्तान पे। तो चेंगिस खां चाइनीज़ थे, चाहे वो चेंगिस खान से आए किसी और से आए, बट यहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। लंच वाज प्रीटी हेवी एंड द टेस्ट वाज ऑसम। और योगर्ट ड्रिंक ने तो हमें मतलब इतना ज़्यादा ही रिफ्रेश कर दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा मन ही कर रहा है रिफ्रेश कर कि दिया है। अब लग रहा है कि वो जो तकिया था, सही तकिया लेके वहीं पे लेट जाना था। ओवरऑल समरकंद का फूड एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है अब तक। कल शैशलिक वाज अमेजिंग, शैशलिक ज़बरदस्त था। फिर यहाँ के जो ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स काफ़ी रिफ्रेशिंग है। तो अभी हमारा प्लान है कि लंच तो हो गया, लंच करके बीबी खानम मॉस्क जाना है। बीबी खानम मॉस्क से होके अगर टाइम मिलता है तो गोरे अमीर मौसोलियम जाएंगे। चलो चलते हैं, चलो। सामने ही है बीबी खानम मॉस्क, ज़्यादा दूर नहीं है, चलते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे रोड साइड शॉप लगे हुए हैं। ये काइंड ऑफ सोवेनियर शॉप है। ये अंदर बहुत सारी चीज़ मिल रहे हैं, बैग से लेकर फिर ब्रेसलेट्स, फिर वो स्कार्फ्स। जनरली टूरिस्ट प्लेस में जो सोवेनियर शॉप्स होते हैं उसमें प्राइस ज़्यादा रहता है। यहाँ से भी तुम पूछ सकते हो, बट प्राइस ज़्यादा बोलेंगे ये लोग। मुझे यहाँ पूछते हैं एक तक बार। पूछो। This one, how much? 100. 100 شفتك ولا شفتك حرام صدفة شغلة عادية इसका बता रहे हैं 100 100। वाला 700 रुपीज़ इंडियन, 700 इंडियन रुपीज़। बार्गेन करना पड़ेगा। बार्गेन करना पड़ेगा। Also I know shawa shawa Shower. Oh wow, that's great. Have you ever been to India? No. Okay. Only Bollywood. I only watch it in movies. Indian movies. Only Shah Rukh Khan or others also, you know? My favorite actor is Shah Rukh Shah Rukh Khan. Khan. Okay. Your visit in Uzbekistan. Yeah, first time. Did you taste our traditional food? Yes, we tried. Lagman, we tried here. Hello. Yeah, not pulao. Tomorrow we'll be trying pulao. It's my favorite dish. Oh, okay. लंच का टोटल बिल हुआ 1,12,000 सोम। Hey, hello. ये बच्चा भाग के आया हमारे पास।
हाई हाई करते करते। तो लंच का टोटल खर्चा हुआ 1,12,000 सोम, यानी 800 रुपया। उसमें टैक्स इंक्लूडेड था टैक्स एक्चुअली। इंक्लूडेड था एक्चुअली। वैसे तो टोटल हुआ कितना, 1 लाख सोम हुआ था। 1 लाख वो जो बाकी 12,000 सोम है वो टैक्स। तो शानबा, दिस सिम्स लाइक मार्केट प्लेस, अभी बंद है। मंडे यहाँ पे मोस्टली मार्केट प्लेस बंद रहता है। जैसे सीओ बाजार भी आज बंद है। सीओ बाजार भी आज बंद है। सीओ बाजार कल जाएंगे, कल सुबह जाएंगे। कल ताशकंद हम लोग समरकंद से निकल जाएंगे। 2 बजे की चेकआउट है, तो 2 बजे चेकआउट करके हम यहाँ से बुखारा के लिए निकल जाएंगे। गुरे आमिर का स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में रहेगा। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।